Hello viewers, welcome back to my class. This is Ravi Verma and today we are going to discuss on a very interesting topic. जी हाँ, काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक भी कह सकते हैं इसे, काफ़ी मोस्टली अवेटेड टॉपिक भी कह सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेकेंड। ठीक है, काफ़ी बच्चों की कमेंट भी आई थी, सर इसको जल्दी से वीडियो बनाइए, बट वीडियो बनने में थोड़ा सा समय लग गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इस पार्ट में इस पूरे चैप्टर को कवर किया है ताकि आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करें। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इस चैप्टर को कहाँ पर छोड़ा था और अब हम इस कहाँ से पकड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में लास्ट टाइम हम इसमें डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों ने उसमें ये सीखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप देने के लिए, ठीक है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसकी चेयरमैनशिप किसके पास में थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में। ठीक है, और इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को उससे पास कर लिया गया और उसे अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे लागू कर दिया गया है। उसे लागू कब किया गया था? ठीक उसके अगले साल यानी कि 1950 को, 26 जनवरी को। ठीक है, और आज भी हम उस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन से ये इफेक्ट में आ चुका था। तो यहाँ तक हम लोग इसे पढ़ चुके थे। अब ये भी देख लेते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना वक्त लगा था। तो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे इसको बनाने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नए पार्ट की शुरुआत के लिए उसके इंडेक्स देख लेते हैं, उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, अब हमें पढ़ना है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे शुरुआती दौर में यही बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसका प्रेम्बल क्या है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पेशल फीचर्स होते हैं इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे, सारा डाउट्स क्लियर करेंगे और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इस वीडियो के बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए 480 या फिर 720 के पिक्सल में ज़रूर रन करें। तो शुरू करते हैं आपके चैप्टर पार्ट सेकेंड को। देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रेम्बल है मैंने इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है। ठीक है, अब होता क्या है प्रेम्बल? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्रेम्बल का मतलब होता है कि जो प्रस्तावना होती है किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, जो उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, यानी कि किस उद्देश्य को लेकर उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या वैल्यूज़ हैं, उसके आइडियल्स क्या हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पर पर्टिकुलर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है? फ्रेम किया जाता है। अगर सीधी लैंग्वेज में और मैं कहूँ तो बिना उद्देश्य के कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, फ्रेमर्स मतलब कौन? जो इसे बनाने वाले लोग, वो फ्रेमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव इनकॉर्पोरेटेड, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, क्या बनाया उन लोगों ने? ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाए। इसके अलावा इसमें उन्होंने वैल्यूज़ और आइडियल्स को भी क्या किया? मेंशन किया। याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज़ और आइडियल्स को इसके अंदर मेंशन किया। जब ये तीनों चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गई तो वो संविधान की आत्मा बन गई, यानी कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गई। इसेंस यानी कि वो जो बोलते हैं ना, कुंजी है बिल्कुल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की इसेंस और स्पिरिट बन चुका था। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ द रिजॉल्व एंड फीलिंग ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें यह भी पता चलता है कि जब फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उस समय उन्होंने जो रिजोल्यूशन पास किया था, जो संकल्प उन्होंने लिया था, जो उनके मन में भावना थी उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उसी का सिंबल है। ठीक है, ये जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसी का एक सिंबल है। इसके अलावा प्रेम्बल की जो स्टार्टिंग होती है, देखिए ये आपका प्रेम्बल है, इसकी स्टार्टिंग देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में हम भारत के लोग। ठीक है, यानी कि इसकी बिगिनिंग ही इसके बारे में बहुत कुछ बोल देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलती है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रेम्ड एज पर द विशेष ऑफ द पीपल। जैसे कि आप लोगों ने अभी ये लाइन पढ़ी थी यहाँ पर कि हम भारत के लोग, और यहाँ पर लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल ये यही बात कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो लोगों की इच्छा पर बनाया गया है। ठीक है, एज पर द विशेष ऑफ द पीपल। इसके अलावा जो अल्टीमेट पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, किसमें निहित होती है? वो लोगों में। ठीक है, इसलिए तो इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र। ठीक है, यानी कि पूरी फाइनल पावर लोगों के पास में होती है। हम ही लोग वोट देकर हमारी सरकार को बनाते हैं। ठीक है, और हम ही वोट ना देकर उसको हरा भी देते हैं। तो ओवरऑल जो पावर किसके पास में होती है? अल्टीमेट पावर पीपल्स के पास में होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन फिर से, इसके ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज़ और आइडियल्स को इसके अंदर मेंशन किया गया है, इसलिए ये जो तीनों चीज़ें ये क्या कहलाती है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। ठीक है, और ये इंग्लिश में यहाँ पे है और यहाँ पर हिंदी में है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप इन्हें पढ़ना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए सोशलिस्ट और सेक्युलर के बारे में बात हो रही है, तो इसे मैंने यहाँ पर बॉक्स में इसलिए लिया है क्योंकि ये पहले नहीं था। ये कब इसके अंदर मेंशन किया गया है, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 को, तो उस समय इंडिया को डिक्लेयर करा था सोशलिस्ट एंड सेक्युलर स्टेट। ठीक है, यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करा था उस समय। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एमपी बोर्ड में तो 5 नंबर का भी स्पेशल क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। ठीक है, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखिए, स्पेशल फीचर्स लिखिए। देखिए कुछ 10 फीचर्स की यहाँ पर बात करेंगे, ये आपकी बुक का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से फेमिलियर हो जाएं। तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, रिटर्न एंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है कि ये रिटर्न क्यों है, तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि किसी ने ओरली बोल दिया, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, नहीं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो सारे लिखित में है, लिखे गए हैं, यानी कि रिटर्न। अब बात करते हैं लार्जेस्ट, तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, जितना संविधान हमारे देश का है जितना बड़ा, उतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 शब्द यूज़ हो गए, एक तो रिटर्न और दूसरा लार्जेस्ट। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और क्रिएट ये होता है कि ड्राफ्टेड, यानी कि इसे ड्राफ्ट किसने किया था। ठीक है, आपने और हमने तो किया नहीं था, तो फिर किया किसने इसको ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संवैधानिक सभा ने। अब देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स कितने होते हैं। ठीक है, चलिए इसके अनुच्छेद की बात करते हैं, 395 अकॉर्डिंग टू योर एमपी बोर्ड बुक, और इसके अलावा शेड्यूल्स कितने हैं इसके अंदर, 12। ठीक है, अब आर्टिकल की बात करो तो फर्दर इसे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 22 भागों में क्या है, ये विभाजित है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, मोर इन्फो चाहिए, अगर आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कहा था कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख ही लेते हैं। अगर हम अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पर कितना आर्टिकल है, 7। कैनेडियन की बात करें तो वहाँ पर 147 आर्टिकल्स हैं, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर 128 आर्टिकल हैं, और हमारी इंडिया की बात करें तो 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपडेशन करते हैं। जब विकीपीडिया पर मैं गया तो आपके लिए मैंने अपडेट जानकारी निकालने के लिए सोचा। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब इसे इनेक्ट किया गया था तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे। ठीक है, और 8 शेड्यूल्स थे। अब इसके अलावा अगर इसके अपडेशन पर हम जाएं तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल है जो मैंने आपको सिखाया अभी। इसके अलावा 470 आर्टिकल, यानी कि 470 आर्टिकल अभी हो चुके हैं, और इसके अलावा 25 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट टाइम इसे अमेंड कब किया गया था, लास्ट अमेंडमेंट कौन सा था इसका, 104 था। ठीक है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है यहाँ पर, और इसको इफेक्ट में कब लाया गया था, बिकेम इफेक्टिव 14 जनवरी 2019। ठीक है, 14 जनवरी 2019 को ये इफेक्ट में आया था। एक अपडेशन और देख लेते हैं, ये विकीपीडिया का पूरा पेज मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको, शायद आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं देखिए, अमेंडमेंट कौन सा था लास्ट वाला, 104। इसके अलावा लास्ट अमेंडमेंट कब किया गया था, ये वाला 25 जनवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, इसकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप विकीपीडिया का आप एक बार सर्च कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आपको आपके दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस और अभी की लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर दे दिए, तो फिर भी आप एक बार वेबसाइट को चेक करिएगा किसी भी आंसर को लिखने से पहले। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले फीचर्स की। ठीक है, तो अगला फीचर कौन सा है, यहाँ पर रिटर्न तो हो चुका है, मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल, देखिए रिजिड का मतलब होता है कठिन, सख्त, कठोर, और फ्लेक्सिबल का मतलब बिल्कुल आसानी से हो जाने वाली चीज़, बिल्कुल लचीला। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर भी है और नरम भी है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सख्त कब हो जाता है और नरम कब हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों चीज़ें कब होती है,
इसके अमेंडमेंट के प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर एडॉप्टेड फॉर इट्स अमेंडमेंट। जैसे कि अगर जब ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस किया जाना है, ठीक है, कुछ इसमें नई चीज़ें डाली जानी है, रूल्स रेगुलेशन को बदला जाना है, तो उसको बदलने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है वो किस रास्ते से होकर गुजर रही है, वो रास्ता सरल है या कठिन है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल की। ये फ्लेक्सिबल क्यों है? इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एडॉप्टेड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप एडॉप्ट करते हैं एक सिंपल प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है, फॉलोड फॉर अ फ्रेमिंग सिंपल लॉज, इट इज़ टर्म्ड एज अ फ्लेक्सिबल, ठीक है। किसी भी रूल्स रेगुलेशन को अगर इसमें अडॉप्ट किया जाता है, इसमें अमेंड किया जाता है और इसके लिए सिंपल प्रोसीजर का यूज़ होता है, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। इसके अलावा रिजिड या इनफ्लेक्सिबल, ये कंडीशन कब आती है, कठोर कब हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस प्रोसीजर को करने के लिए किसी के साइन लेकर आइए, आप लेकर आ गए, फिर मैंने कहा कि एक काम करिए 10 लोगों की और सिग्नेचर लेकर आइए इस पर, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स होगी उसमें, तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो रिजिड है, ये इनफ्लेक्सिबल है। इफ़ अ स्पेशल प्रोसीजर इज नीडेड फॉर अमेंडमेंट, अगर इसको चेंज करने के लिए, संविधान को संशोधित करने के लिए, अमेंड करने के लिए किसी स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये रिजिड है और इनफ्लेक्सिबल है। क्लियर, दोनों चीज़ें आ गई समझ में। अगर सिंपल प्रोसीजर यूज़ हो रहा है तो वो फ्लेक्सिबल है, और स्पेशल प्रोसीजर यूज़ हो रहा है तो वो इनफ्लेक्सिबल है और रिजिड है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यानी कि संशोधन करने के लिए 3 तरह के प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है। सबसे पहला सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। जैसे क्लास में मैंने आपसे कहा कि कौन कौन टेस्ट देना चाहता है, कुछ बच्चों ने हाथ खड़े करे, कुछ ने हाथ खड़े नहीं करे, वहीं पर डिसीजन हो गया कि क्या करना है। इसके अलावा स्पेसिफिक मेजोरिटी, ठीक है। अब मैंने कहा अगेन कि कौन टेस्ट देना चाहता है, ठीक है, कुछ बच्चों ने हाथ खड़े करे और कुछ ने नहीं करे, ठीक है। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, प्रिंसिपल सर से जाके पूछ लेते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी वाला मामला यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब थर्ड आता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ में 50% कंसेंट चाहिए आपको, किसकी, राज्यों की, ठीक है। यानी कि आपको स्पेसिफिक मेजोरिटी वाला मैटर तो यहाँ पे है ही सही, लेकिन इसके अलावा आपसे कहा गया है कि आप 4 क्लासेस की और परमिशन लेकर आइए इस पर्टिकुलर रूल्स को पास करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह के प्रोसीजर को हम लोगों ने सिंपल एग्जाम्पल के साथ में समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो उसके लिए 3 प्रोसीजर का यूज़ किया जा रहा है। एक तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेसिफिक मेजोरिटी, और स्पेसिफिक मेजोरिटी का ही एक एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है कि स्पेसिफिक मेजोरिटी में 50% स्टेट की जो मंजूरी होती है वो भी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं सॉवरेन स्टेट के बारे में, आपका स्पेशल फीचर है थर्ड। ये क्या होती है सॉवरेन स्टेट? देखिए, हमारी कंट्री, द कंट्री विल डिसाइड इट्स ऑन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। देखिए, हमारे देश के लिए हम ये सोचते हैं, और जो फ्रेमर्स थे उन्होंने भी ये सोचा था कि हमारा देश उसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी को यूज़ करेगा और डोमेस्टिक पॉलिसी को बनाएगा और वो यूज़ करेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी और देश की पॉलिसी को हम हमारे देश में लागू करके उसको फॉलो करेंगे, नहीं, हम हमारी खुद की फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसी को डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपसे कहता है कि इट इज़ नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल, ठीक है, हम किसी भी विदेशी रूल के अंडर में नहीं रहेंगे, ठीक है, और ना ही हमारा कोई रूल रहेगा उसके अंडर में, ठीक है, हम बिल्कुल आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया पॉइंट नंबर थर्ड में, एंड इट कैन हैव इट्स ऑन पॉलिसीज ऑफ बिहेवियर एट द इंटरनेशनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमारी ही पॉलिसी बिहेवियर होंगे, ठीक है, इट्स ऑन पॉलिसी बिहेवियर एट द इंटरनेशनल लेवल। तो सॉवरेन स्टेट का मतलब हिंदी में ये होता है कि प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, हम अपने आप में क्या हो, संपन्न हो, हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 4, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। देखिए, सबसे पहले हम सोशलिस्ट का मतलब समझते हैं, समाजवाद क्या है इसके अंदर। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब ये होता है कि द इंडियन स्टेट, सॉरी इंडियन इकोनॉमी जो है, शेल बी बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, हमारे समाज के सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं और हम लोग अमेरिका की सोसाइटी को देख रहे हैं, ठीक है, हमें हमारे देश के सोशलिस्टिक पैटर्न को देखना है उसको बनाते हुए। तो यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी के ऊपर। इसके अलावा इट मीन्स डेट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल रिलीजन्स एंड बिलीफ्स। अब हम बात करेंगे सेक्युलर की,
ठीक है, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे धर्म आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट है, यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या होता है, कंट्री होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट को आप राज्य मत समझ लीजिएगा, नॉर्मल जो छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या समझेंगे आप, राष्ट्र, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को राष्ट्र का ही एक रूप माना जाता है, उसमें उसी तरीके से उसे समझा जाता है। तो इट मीन्स डेट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल रिलीजियस बिलीफ्स। ठीक है, हमारा जो देश है वो सारे धर्मों को क्या मानेगा, बिल्कुल बराबर तरीके से मानेगा, सभी को बराबर दर्जा देगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। बट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। और दूसरी बात उसने ये भी बोली है कि किसी किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को ना ही वो देश के लिए एक स्पेशल धर्म घोषित करेगा। जैसे कई देशों में ऐसा होता होगा कि किसी पर्टिकुलर धर्म को एक राष्ट्र धर्म ही घोषित कर देते हैं कि हाँ हमारे देश का ये धर्म है। तो ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है, हम सभी धर्मों को बराबर तरीके से मानते हैं और बराबर तरीके से उनका आदर किया जाता है। ठीक है, और ना ही स्टेट किसी धर्मों में यहाँ पे फ़र्क करता है। तो ये होता है सेक्युलर। इसके अलावा स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। अगला पॉइंट में ये भी बोला गया है, ना ही किसी सिटीजन के साथ में धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। इसके अलावा एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू फॉलो इट्स रिलीजन एंड बिलीफ्स। हर व्यक्ति को, यानी कि हमारे इंडिया के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने धर्मों को मान सके, उसकी आस्था कर सके। ठीक है, और उसकी पूजा पाठ कर सके, जो भी मतलब उसके धर्म से संबंधित उसे करना है, उसे करने के लिए वो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये आपके पार्लियामेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इस सिस्टम में, कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, अब एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। ठीक है, इनकी जो पावर होती है ना, वो फाइनली किस में निहित होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने कुछ काम करा तो पूरा उसी के ऊपर ब्लेम करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को यहाँ पर ब्लेम किया जाता है कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, बिल्कुल कंबाइंड रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये लोग। इसके अलावा प्रेसिडेंट एक नाम मात्र का हेड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, नहीं, केवल एक नाम मात्र का हेड होता है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट से ज़्यादा तो प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्किंग प्राइम मिनिस्टर के हाथों में ही होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। इसके अलावा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये जो कैबिनेट होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा, ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं। ठीक है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट सो एंटायर मिनिस्ट्री विल क्विट, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देता है तो उस पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट होता है, उसको भी क्विट करना होता है। इसके अलावा अगर द इन केस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड इन पार्लियामेंट, देखिए कई बार क्या होता है पार्लियामेंट में पर्टिकुलर प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो जो किसी भी पार्टी की हो, जब अगर उस पर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाया जाता है, ठीक है, यानी कि अविश्वास का प्रस्ताव जब उसके लिए पास हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन। सभी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ता है, फिर रिज़ाइन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि अविश्वास का जो प्रस्ताव था वो पारित हो चुका है, अब किसी को विश्वास नहीं रहा गवर्नमेंट में, तो पूरी कैबिनेट को क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है। इसके अलावा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर आ चुके हैं हम। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा आप लोगों के लिए। अब चलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमारे इंडिया में इसी तरह की गवर्नमेंट फॉर्म को सेटअप किया गया है। मतलब क्या है इसका, देखिए हमारे इंडिया में पावर किसी एक के पास में नहीं होती है, अलग अलग लेवल्स पे क्या कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, ऊपर सेंट्रल आता है, फिर स्टेट आता है, फिर लोकल गवर्नमेंट आती है। तो देखो अलग अलग लेवल में क्या हो गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया है। द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट सेंट्रलाइज एट वन प्लेस। देखिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो शक्तियाँ होती है केवल एक जगह पर सेंट्रलाइज केंद्रीकृत नहीं होती है। ठीक है, ये डिवाइड होती है किस किस के बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। इसके अलावा एंड बोथ हैव इंडिपेंडेंट इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, यानी कि जैसे कि सेंटर के पास में जो पावर है कि आपके पास में इतनी इतनी पावर है तो इसके अंडर में आपको काम करना है, तो वो अपने जुरिस्डिक्शन यानी कि अपने क्षेत्राधिकार के अंदर ही क्या करेगा, वो काम करेगा। अगर स्टेट की बात करूँ तो वो भी अपने जुरिस्डिक्शन यानी कि अपने क्षेत्राधिकार के अंदर ही स्वतंत्र रूप से काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड रिजिड, इट इज सुप्रीम। और ये भी हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है और कठोर भी है,
बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बिल्कुल सुप्रीम है। ठीक है, सर्वप्रथम कौन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, रक्षक है, प्रोटेक्टर है। ठीक है, द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो द पावर टू इंटरप्रेट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस होते हैं, जितने भी प्रावधान होते हैं, उनको क्या करता है, वो उनकी व्याख्या करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके अलावा डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, कभी कभी सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी क्या करता है, वो सही तरीके से उनको रिजॉल्व करता है, उनको सॉल्व करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पावर्स अलग अलग लेवल पर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और दोनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी मतलब क्या होता है, जो आपकी अदालतें हैं, कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है, इनके ऊपर किसी का कोई दबाव या कोई फोर्स नहीं होता है कि उनके फोर्स में आकर ये अपना फैसला बदल दें, और ना ही किसी के साथ ये कोई भेदभाव करती है, पार्शलिटी करती है। ठीक है, अब सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं कि द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। क्यों जुडिशरी स्वतंत्र क्यों होती है, बिल्कुल फ्री क्यों होती है? सबसे पहला, इसके पास में पावर होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है, यानी कि उसकी व्याख्या कर सकती है। ठीक है, किसी और के पास में पावर नहीं होता, केवल जुडिशरी के पास में ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सके, इंटरप्रेट, व्याख्या उसकी कर सके। तो सबसे पहला कारण तो ये बन जाता है, वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। ठीक है, हमारे जो मूलभूत अधिकार होते हैं उनके रक्षक कौन है, ये जुडिशरी है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी के पास में ये भी पावर होता है कि अगर किसी ने भी कोई भी लॉ बनाया है, ठीक है, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है या फिर कोई ऑर्डर नया पास हुआ है, तो उसको रिव्यू करने का भी इनके पास में अधिकार होता है। वो चेक करती है कि ऑर्डर किस तरह का है, ये नया कानून बनाया गया है तो ये किस तरह का है, कहीं ये संविधान की सीमाओं से बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे कौन से लॉ है जिनका ये रिव्यू करती है। देखिए, सबसे पहला, कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभाओं ने इनेक्ट किया है उसका रिव्यू कर सकती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनके द्वारा अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसका भी क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। अब रिव्यू करने के बाद होगा क्या, ठीक है, रिव्यू करने के बाद ये डिक्लेयर करती है, क्या डिक्लेयर करती है, कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर जो पार्लियामेंट ने पास किया है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है या फिर वो कोई भी ऑर्डर हो, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के बाहर जाता है तो उसको बिल्कुल अवैध घोषित कर दिया जाएगा, नल और वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाओं से बाहर पर्टिकुलर ऑर्डर और वो लॉ नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा जाता है तो बिल्कुल वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाएगा, और उसे डिक्लेयर कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कुछ सुटेबल प्रोविज़न बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे ये पता चलता है कि जुडिशरी इम्पार्शियल तरीके से फंक्शन करती है। ठीक है, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। देखिए, इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी डिपेंड्स ऑन द मैनर ऑफ, देखिए किन तरीकों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला देखते हैं, देखिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसके लिए प्रेसिडेंट एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करता है, तब जाकर कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन 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 द प्रेसिडेंट डस नॉट हैव द पावर टू रिमूव देम। देखो, अब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट तो कर दिया लेकिन वो उसे रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इम्पार्शलिटी ऑफ द जुडिशरी डिपेंड्स ऑन द मैनर ऑफ। तो सबसे पहला कारण हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर देता है लेकिन उससे वो रिमूव नहीं कर सकता है। और दूसरा कारण इसका ये भी है कि जो जजेस होते हैं उनकी जो सैलरी होती है, जो उनके अलाउंस होते हैं, जो उनको भत्ते मिलते हैं जजेस को, उनको उनके टेन्योर के दौरान कभी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक तरीके से ये बिल्कुल फ्री हो गए कि इनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट और बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से ही काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ड्यू टू दिस प्रोविजंस द जुडिशरी इज फ्री। इन्हीं सारे प्रोविजन, इन प्रावधानों के कारण जुडिशरी जो होती है ना, बिल्कुल प्रेशर फ्री तरीके से काम करती है। ठीक है, उनके ऊपर किसी एग्जीक्यूटिव्स का भी कोई दबाव नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा समझ में आया होगा
कि क्यों, कौन से लॉ एंड डिक्लेयर, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट क्यों है और इम्पार्शियल जुडिशरी क्यों है। सारे डाउट्स आपके इसमें क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। ये 6 राइट हैं, क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, राइट टू इक्वलिटी से लेकर तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक। ठीक है, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी कुछ इसके बारे में पहले ही आप पढ़ चुके हैं। बात करता हूँ मैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स के। तो ये ज़रूरी क्यों होते हैं? क्योंकि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर इसेंशियल। इसके अलावा अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, ठीक है, तो हर नागरिक के पास में ये अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सके, वो जाके उस व्यक्ति की शिकायत कर सके कि सर ये इस व्यक्ति ने मेरे राइट्स का उल्लंघन करा है, ठीक है, मेरे राइट्स को मुझसे छीना है। इसके अलावा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, देखिए कभी कभी देश में आपातकाल घोषित होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस समय हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। क्या हो सकते हैं? वो सस्पेंड हो सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, तो क्या हो जाते हैं? वो सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसके अंदर मेंशन किया गया था। वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, आपकी बुक के फर्स्ट पेज पर भी आपको ये ड्यूटीज सारी दिख जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये ड्यूटीज़ आप सभी को पता है। ये नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का सम्मान करना है आपको, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। बस इसी के रिगार्ड्स कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप लोग इसे डिस्कस ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 9 की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आता है ये। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में इसके बारे में बताया गया है। होता क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी कि एक बेहतर गवर्नेंस के लिए ये प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, संविधान के 4th पार्ट में इसको बताया गया है, प्रिंसिपल गवर्नेंस डिस्क्राइब्ड। देखो प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। इसके अलावा ये प्रिंसिपल क्या होते हैं? गाइडलाइंस हैं। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स में क्या है? गाइडलाइंस हैं। किसके लिए? अगर आपको अपने देश की डेमोक्रेसी को बिल्कुल मॉडर्न तरीके से चलाना है, ठीक है, बिल्कुल उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए गाइडलाइंस तो बनाना पड़ेगी। अब ये जो गाइडलाइंस बनती है किसके लिए बनती है? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के आधार पर ये प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए एक बेहतर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो किसको बनाता है? मॉडर्न डेमोक्रेसी को बनाता है, और बेहतर गवर्नेंस क्या करती है? आगे बढ़ती है। इसके अलावा लास्ट में एक पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है, तो उन सभी को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बैकग्राउंड के सभी को बराबर तरीके से वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपके पूरे चैप्टर को कवर किया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयरेबल है, लाइकेबल है, तो शेयर करिए, लाइक करिए, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।